नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले श्रद्धांजलि दो लोगों को, फादर स्टैन स्वामी को, जिनकी 84 वर्ष की आयु में जेल में रहते हुए मृत्यु हो गई और उनको बेल नहीं दी गई। उसके बारे में आप सब लोग काफ़ी कुछ जान गए होंगे। कभी आगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरी श्रद्धांजलि हम सब लोगों के से भी पहले के एक हीरो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने बहुत समय तक बॉलीवुड पे राज किया, जो शायद मेरे पिताजी की जनरेशन से लेके अगली जनरेशन तक लोग उनको याद रखेंगे। उनकी भी आज मृत्यु हो गई। तो इन दो लोगों को श्रद्धांजलि के साथ इस बात को शुरू कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन इसलिए है कि आज कैबिनेट में रद्दोबदल होना है सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर ऐसी है जिसको मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान उस पर जाए और आप उस पर विचार भी करें, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र से उसका लेना देना है। एक इंटरनेशनल मीडिया वॉचडॉग है जिसका नाम RSF है, रिपोर्टर सैन फ्रीडम, जिसका हेडक्वार्टर्स फ्रांस में है। दुनिया भर के देशों में वो वॉचडॉग की तरह काम करती है, सेफगार्ड करती है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। और वैसे उसको RSF का फुल फॉर्म बोला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक जो जनरल अंग्रेजी में, लेकिन फ्रांस में उसको रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स बोलते हैं। उसकी एक रिपोर्ट छपी है, बहुत से जगह छप गई और कुछ पेपरों ने उसको छापने की हिम्मत भी की है। मैं छापने की हिम्मत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने हमारे देश के बारे में और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक वर्ल्ड रैंकिंग बताई है। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट NGO है। एक दिक्कत क्या हो गई कि इधर थोड़ा फ्रांस से कुछ अपने सितारे जैसे होता नहीं है कि वो क्या शनि आ गया है, वो वक्री हो गया है, शुक्र आ गया है, जो आप जो पत्रा देखते हैं, फ्रांस कुछ आजकल वक्री हो गया है हिंदुस्तान के प्रति। 2 दिन पहले अच्छा खासा मामला दब गया था, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा था राफेल की, उठा के उन्होंने एक जज साहब को अपॉइंट कर दिया। अब वो जज साहब रहेंगे जब तक उनका ऑर्बिट चलता रहेगा, तब तक यहाँ लोग कहें चाहे ना कहें, लेकिन मन में तो एक छटपटाहट रहेगी कि मालूम नहीं क्या वो बोल दें, क्योंकि वो तो घूस दिए हैं, घूस तो लिए। हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो किसने घूस लिया इसका नाम मालूम नहीं, कहीं पता ना लग जाए कैसे घूस लिया गया। दूसरा, अच्छा खासा था, ये कहीं कोई बात ही नहीं हो रही थी। हम लोग कह रहे थे कि बढ़िया अपना प्रेस चल रहा है, प्रेस में देखिए कितने अच्छा है, और हमने तो प्रेस की फ्रीडम को नए वो दे दिए थे। मतलब हमारे अक्षय कुमार साहब को भी हमने जर्नलिस्ट बना दिया था। काम करते थे फिल्म का, लेकिन उनको हमने जर्नलिस्ट बना दिया। वो आके हमारे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेते थे और मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे। आम आप कैसे खाते हैं, इस तरह के बढ़िया क्वेश्चंस। आपके तो फकीरी है, ये सब फिल्म लाइन के बहुत से लोगों को हमने जर्नलिस्ट बना दिया था। ये जो संस्था है, ये संस्था हर वर्ष अपनी एक रिपोर्ट दुनिया में प्रकाशित करती है और उसमें वो ये भी दिखाती है कि उसके जो 4, 5, 6 क्राइटेरिया हैं कि किस कंट्री में कितने जर्नलिस्ट किल्ड, सिटीजन जर्नलिस्ट किल्ड, मीडिया असिस्टेंट किल्ड या जर्नलिस्ट इम्प्रिजन, इस तरह के उसके 4-6 क्राइटेरिया हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये सोचना कि ये सब कुछ अभी गड़बड़ हुआ, वो पहले तो भारत की रैंकिंग बता दूं। उसमें कुल 180 देशों को वो एड्रेस करते हैं, क्या डेटा बनाती है। उस 180 देशों में हम लोगों की रैंकिंग 142 है, 142वीं। हमसे आगे 141 देश हैं जिनके यहाँ प्रेस फ्रीडम हमसे ज़्यादा है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, इसमें सब कुछ ये कहना कि एनडीए गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट ने किया, ये भी ठीक नहीं होगा। हिंदुस्तान में हम लोगों को प्रेस को आज़ादी न देने की आदत रही है। 2013 में हमारी रैंक 140 थी 180 में, 2014 में 140 थी, 2015 में 136, 16 में 133, 17 में 136, 18 में 138, 19 में 140 और 2020 में 142। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाह मोदी जी वाह, आपके समय हमने 140 से 133 तक हम आए थे। तो हमारे यहाँ आपने प्रेस की फ्रीडम। अब सोचिए 180 में 133 है, इसको भी अगर आप चाहिए तो इसका भी जश्न मनाया जा सकता है, इसकी भी होर्डिंग लगाई जा सकती है कि धन्यवाद मोदी जी हमें 140 से 133 लाने पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इस पूरी रिपोर्ट पे स्टोरी टेलीग्राफ ने की है, वो मैं लगा दे रहा हूँ, आप भी अगर चाहिएगा तो उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। सोर्स मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से मैंने ये सब लिया है। फिर मैं आरएसएफ की साइट पे गया हूँ, आप भी आरएसएफ की साइट पे जा सकते हैं, उसमें एक एक देश का हवाला है, वो भी आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ तो मैंने बताया कि इंडिया इज रैंक्ड एज अ कंट्री, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ इसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि एशियन कंट्रीज इसमें जो प्रेस इंडेक्स और प्रेस फ्रीडम की जब बात करते हैं तो वो बहुत पुअर स्कोर करती हैं। हाँ, एक अच्छी बात बता दें, जो थोड़ा अच्छी बात है जो हम सबको जाना, पाकिस्तान हमसे पीछे है 145 पे। मतलब पाकिस्तान को हमने आगे नहीं निकलने दिया है, ये एक बड़ी भारी हम लोगों के लिए बहुत मतलब कम से कम संतोष की बात है कि पाकिस्तान से हम आगे हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी योजनाएं, हमारे बहुत से प्लानिंग पाकिस्तान को देख के ही होती है। कि अभी राफेल में भी हुआ, कल फिर से कहा कि मैंने किया, उसमें कहा कि एक साहब आ गए हैं ट्रोल, वो कह रहे हैं आप राफेल पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान का फ़ायदा कराना चाह रहे हैं। तो हमारे यहाँ सारा नैरेटिव पाकिस्तान से ही होता है, तो पाकिस्तान हमसे पीछे है। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ है जो मेरे हिसाब से जिस पे लोगों की नज़र ज़्यादा जानी चाहिए, उसमें कहा गया है कि दुनिया के 37 लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिनके बारे में कहा गया है कि वो प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम है। प्रीडेटर्स का मतलब शिकारी हैं, मतलब इसका हिंदी जो मैंने डिक्शनरी मीनिंग कही है, ये प्रेस फ्रीडम के शिकारी हैं, उनका शिकार करते हैं। और अब मतलब मुझे समझ नहीं आया, उसमें मोदी जी का नाम आना अच्छी बात है कि खराब बात है, मुझे नहीं मालूम। उस 37 लीडर्स में हमारे मोदी जी का भी नाम आ गया है। और उसमें और कौन कौन से नाम है, उसमें प्रमुख नाम है नॉर्थ कोरिया के किम जॉन, पाकिस्तान वाला। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान का इमरान खान भी उसमें आ गया है। मतलब इमरान खान किसी तरह से नहीं आता तो हम कहते कम से कम इस लिस्ट में भी नहीं आ पाया। देखा, चाइना के जी जिनपिंग आ गए हैं, पुराने मित्र हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ईरान के अल खमैनी आ गए हैं, सीरिया म्यांमार के भी राष्ट्राध्यक्ष लोग आए हैं, रशिया के पुतिन साहब आ गए हैं। अब ये जो संस्था है वो बताया उसने कि इस बार 5 साल बाद इस संस्था ने इन लीडर्स के नाम उजागर किए हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा, ये सब मैं उस टेलीग्राफ में पूरा लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रीडेटर्स हैं, जो शिकारी लोग हैं, कुछ इस तरह के लीडर्स पिछले 2 दशक से अपना ये काम कर रहे थे और कुछ अभी नए एंट्री लिया है और इस ब्लैकलिस्ट को उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मतलब जो शिकारी वाले कैटेगरी में अभी आए हैं। इसमें 3 महिलाएं भी हैं इस 37 की लिस्ट में। हमारी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, हांगकांग की राष्ट्राध्यक्ष कैरी लैम और हंगरी की विक्टर ओब्रान। मतलब महिलाओं का भी है, लेकिन पूरा जैसे होता है 33% या 50% नहीं, सिर्फ 3 ही है आउट ऑफ 37, लेस देन 10%। अब उसने इसकी जरा वो देखिए, उसने मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफाइन किया है और उसने कहा है कि मोदी जी इज अ प्रीडेटर सिंस टेकिंग ऑफिस। ये मैं रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ रहा हूं, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसने कहा है, इस आरएसएफ जो संस्था है उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये प्रीडेटरी मेथड्स, ये शिकार के क्या क्या उपाय होते हैं, कैसे करते हैं, और उसको उसने डिसइंफॉर्मेशन से जोड़ा है कि ये जो इनकी जो कार्य योजना होती है, जो कि उसको गलत इंफॉर्मेशन के साथ भी इसको जोड़ा है। और इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो राइट विंग के विरोधी हैं, ये इनका एक इकोसिस्टम होता है और अपने विरोधियों को ये सेकुलर को सिकुलर, SICK वाला सिकुलर, और प्रेस्टिट्यूट, ये तो पुराना नाम है, प्रोस्टिट्यूट की जगह प्रेस वालों का प्रेस, प्रोस्टिट्यूट का वो लगा के प्रेस्टिट्यूट करके आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्या देते हैं कि सब प्रेस्टिट्यूट है। अच्छा, अब आरएसएफ इस संस्था ने ये भी बताया कि कैसे करते हैं। पहला तो इन्होंने ये बताया कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें फ्लड कर देते हैं विथ स्पीचेस एंड इन्फॉर्मेशन। ये सब मोदी जी के रेफरेंस से ये सारी बात हो रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनके बिलियनियर बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं जो मीडिया के ओनर हैं,
और इनसे इनकी जो निकटता है उससे इनकी निकटता जग जाहिर हो जाती है और इससे दो तरह की चीज़ें काम करती हैं। पहला, जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर है उसको पता है कि उसके मालिक का संबंध प्राइम मिनिस्टर से है, और रिपोर्टर या जर्नलिस्ट को क्रिटिसाइज करने का रिस्क पता है। मैं 2-3 उदाहरण दे दूंगा आपकी याददाश्त के। अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इस तरह के बहुत से जर्नलिस्ट हुए जिनको क्रिटिसाइज करने के लिए या कुछ गलत वो करने के लिए उनको जो सजा दी गई वो आप लोगों को पता है। दूसरा, इससे फायदा क्या होता है जब इनकी दोस्ती उनके मीडिया ओनर से है, कि इनके जो भाषण होते हैं जो कई बार डेरोगेटरी होते हैं उसको वास्ट कवरेज मिलती है। मतलब दूसरे, आप अपने विरोधी को बारे में अगर फिर मैं याद दिलाऊं, जो लोग कहते हैं जैसे दीदी ओ दीदी, ये जब मोदी जी कर रहे थे तो चूंकि वो मीडिया इसको बहुत अच्छा मान रहा था कि क्या वाह मोदी जी वाह क्या बोला आपने, ऐसा तो मतलब आज तक किसी ने दीदी और दीदी करके इनकी हवा ने निकाल दी ममता बनर्जी की, वो वाइडली सर्कुलेट हुआ। अब इससे क्या है, इससे आपको एक डेफिनेट ऑडियंस भी, अच्छा इससे मीडिया का क्या फायदा होता है, उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनकी ऑडियंसशिप बढ़ती है। ये सारी चीज़ें का भी जिक्र इस रिपोर्ट ने किया है। अब उन्होंने एक बात और ये फिर मैं बार बार फिर से डिस्क्लेमर करता रहा हूँ, टेलीग्राफ की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उसमें कहा है कि मोदी हैज़ जुडिशियल आर्सेनल। जुडिशियल आर्सेनल मतलब जो जुडिशियल शस्त्रागार, शास्त्रों का मतलब शस्त्रों का भंडार, आप कैसे जुडिशरी से इनको ठीक करते हैं, जिससे प्रेस फ्रीडम को खतरा है। इसमें क्या रिस्क होता है कि जर्नलिस्ट को आजीवन कारावास, जैसे राष्ट्रद्रोह का वेग चार्ज लगा के उनके ऊपर मुकदमा कर देना, और इस तरह के तमाम अपने यहाँ उदाहरण हैं। दूसरा ये उन्होंने बताया कि एक टर्म उसने इस आरएसएफ की रिपोर्ट ने कहा है कि योद्धा, एक टर्म बोला था योद्धा, जो प्राइमरली ट्रोल होते हैं और जो हेट कैंपेन चलाते हैं अगेंस्ट दिस जर्नलिस्ट, जहां पर जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। और ये हम सब लोग इससे मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, जो डिजिटल मीडिया पे हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, और अगर वो प्रश्न पूछ रहा है सरकार से तो उसमें गौरी लंकेश एक उदाहरण है जिनका 2017 में हत्या ही हो गई थी इन्हीं सब प्रश्न पूछने की वजह से। एक चीज़ इसने और कही इस रिपोर्ट ने कि ये सारी चीज़ें में महिलाएं ज़्यादा टारगेटेड होती हैं। उसने 2 उदाहरण लिए, उसने उदाहरण लिया है राणा अयूब और बरखा दत्त का, और उसमें यह भी कहा गया कि जो ट्रोल या योद्धा, सो कॉल्ड योद्धा हैं, ये तरह तरह की कॉल देते हैं। वो मैं जानबूझ के वो नहीं बोल रहा हूँ कि क्या क्या उनके साथ किया जाए, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, उस तरह की कॉल देते हैं। और इन 2 रिपोर्टर्स का नाम, जो राणा अयूब और बरखा दत्त के पर्सनल डिटेल्स भी उन्होंने पोस्ट कर दिए थे। मतलब उकसाने की बात है, लोगों को उकसाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस बैकग्राउंड के साथ कह रहा हूँ कि इस देश में एक समय राइट टू इन्फॉर्मेशन का हथियार एक आम आदमी को मिला था। उस राइट टू इन्फॉर्मेशन का, मैं प्रेस से अलग हट के बात कर रहा हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन से बहुत से लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत सा भला हुआ। सिर्फ याद दिला दूँ, जुलाई 2018 में आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट किया गया है, ये आपको याद ही होगा। चलते चलते इतनी बात ज़रूर कह दूँ कि अगर लोकतंत्र को मजबूत होना है तो मिट्टी और गारा, अब जैसे ईटा और गारा नहीं होता है जो उसको बॉन्ड करता है, उसमें अगर आप सीमेंट और बालू का मिश्रण ठीक नहीं करिए, केवल बालू ही मिला दीजिए, तो ना उसकी नींव मजबूत होगी ना उसकी दीवार। तो ये ज़रूरी है कि जो भी ये स्वतंत्र पत्रकारिता है वो लोकतंत्र की ज़रूरी आवश्यकता है, और उसको जितनी ताकत मिले उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।